नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर बार की तरह हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट से, जो कहता है कि एनर्जी एंड परसिस्टेंस कनकर ऑल थिंग्स। अगर आपकी एनर्जी सही है और आप में परसिस्टेंस है, मतलब आप कुछ करने की चाहत रखते हो और उस चीज़ को आप रेगुलरली करते हो, तो क्या होगा, तो आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लाइक आपकी एनर्जी अच्छी है, आप रोज़ 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो और प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो, तो क्या करोगे, तब आप अपनी गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आप अनप्लान्ड तरीके से काम कर रहे हो, आप में परसिस्टेंस नहीं है, आपकी एनर्जी लो हो जा रही है, तो क्या कर रहे हो, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। यू नीड टू फोकस। ओके, सो नया हफ्ता है और नए जोश के साथ शुरू करेंगे इस हफ्ते का। और आज का पहला क्वेश्चन जो कि रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन कहता है कि For how many more months the current foreign trade policy has been extended by central government? केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान विदेश व्यापार नीति को और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे ऑप्शन है A 3 months, B 6 months, C 9 months या D 12 months। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B 6 months। तो ये पूरा मामला क्या है ये जानते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये क्या होता है? ये एक पॉलिसी होता है जो कि सरकार बनाती है 5 वर्षों के लिए, जिसके तहत जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो गवर्न होती है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम देखते हैं, क्या एक्सपोर्ट क्या इंपोर्ट किस तरह से करना है, कहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगानी है और किस तरह से उसको पॉलिसी के रूप में हमें पेश करना है। यही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप नोट डाउन करते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा आप नोट डाउन करते रहें। आपकी नोट्स रेगुलर टाइम पे बनती रहेगी और आप में परसिस्टेंस बना रहेगा। आपकी रोज की जो पढ़ाई है, रोज की नोट्स है, वो एक साथ बनती रहेगी और प्लान्ड स्ट्रक्चर में आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। तो जब भी आप करंट अफेयर की या कोई भी स्ट्रैटेजी की या कोई भी क्लास सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो है वो नोटबुक लेके बैठे। ठीक है, तो वापस से आता है इस क्वेश्चन पे। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ ये चौथी बार हुआ है इस ट्रेड पॉलिसी को, यानी 2015-20 में था, तो कायदे से 2020 में चेंज होना चाहिए था, पर 20 में क्या आ गया, 20 में आ गया कोविड, और उसके बाद क्या हो गया, ये एक्सटेंड होता रहा। तो ये चौथी बार फिर से एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, तो अब कब तक के लिए एक्सटेंड हुआ? अब एक्सटेंड हुआ है सितंबर 30, 2022 के लिए, यानी कि इसके बाद जो सरकार है वो नई पॉलिसी फिर ला सकती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। ठीक है, तो ये जो हर साल है वो 31 मार्च को अपडेट हो जाती है। तो इस वर्ष भी 31 मार्च को अपडेट हुई है और अभी ये डिसीजन लिया गया है कि जो अगला चेंज आएगा पॉलिसी में वो 30 सितंबर 2022 तक आएगा। तब तक की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए आर.एस. गढ़खल, बी डॉक्टर एस राजू, सी थॉमस ओल्डहम या डी जी.के. केसरी। तो पहले जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राजू। जी हाँ, डॉक्टर एस राजू को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर एस राजू को। अब जानते हैं इसमें क्या हुआ है। डॉक्टर एस राजू ने चार्ज ले लिया है 1 अप्रैल से और इन्होंने सक्सीड किया है श्री आर.एस. गढ़खल को। ठीक है, और ये पहले क्या रह चुके हैं, पहले एडीजी रह चुके हैं मिशन 3 के जीएसआई हेडक्वार्टर में। जीएसआई हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है कोलकाता में, और इसका फाउंडेशन ईयर ये कौन सा है? ये 1851 है। ठीक है, तो साइंटिफिक एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है और इंपॉर्टेंट एजेंसी है। जो भूविज्ञान होता है, यानी कि क्या माइंस छुपी हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, किस तरह का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, उसको ये सर्वेक्षण का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आईटीयू? आईटीयू के प्रशासन और प्रबंधन परिषद के अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए अपराजिता शर्मा, बी सुनीता चौहान, सी हॉलिन जाहो या डी महोर बालाजी सरवटे। ठीक है, तो पहले जान लेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अपराजिता शर्मा। अपराजिता शर्मा को नियुक्त किया गया है क्या? वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटीयू। ठीक है, आईटीयू के प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब आईटीयू क्या होता है जानते हैं। आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ये यूएन की एजेंसी है। टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से मैनेज होता है, ये इसकी देखरेख का काम करती है। तो अपराजिता शर्मा कौन है? ये 1995 बैच की
टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस की जो है ऑफिसर है, और ये जो है फिलहाल क्या है, फिलहाल ये है डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ बजट एंड पब्लिक इंटरप्राइज फाइनेंस इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इस पद पर ये कार्यरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पद है, ठीक है। तो ये इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, कब से कब तक, 2023 एंड 2024 तक ये इस पर रहेंगी, और बाद में ये 2025-2026 में इसकी चेयरपर्सन बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इनकी तस्वीर है और ये ITU का क्या है, लोगो है। तो ITU का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि द लोगो, मैस्कट, जर्सी एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हैज बीन लॉन्च्ड, वेयर इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और गान का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है A उड़ीसा, B कर्नाटका, C महाराष्ट्र या D हरियाणा। जान लेते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका में क्या हो रहा है? कर्नाटका में इस बार खेला हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये इसका है 2nd एडिशन, और इसका 1st एडिशन कहाँ हुआ था? इसका 1st एडिशन हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका लोगो, बास्केट, जर्सी, एंथम को लॉन्च कर दिया गया है, और इस जो अवसर पर थे वहाँ पे मौजूद थे गवर्नर कर्नाटका के थे, ठीक है, TC गहलोत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी वहाँ मौजूद थे, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था क्रांतिवीर स्टेडियम बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर में क्रांतिवीर स्टेडियम, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, ये इस गेम का 2nd एडिशन था और पहला हुआ था उड़ीसा में। अब मैंने कहा कि इसका गान भी जो है उसको भी लॉन्च किया गया है। वो इन्होंने गाया, कन्नड़ा के रैपर है चंदन शेट्टी, उन्होंने इस गान को गाया है, ठीक है। तो ये कब से कब तक खेला जाएगा? 24 अप्रैल से 3 मई तक खेला जाएगा, ठीक है। कहाँ खेला जाएगा? कर्नाटका में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो काफ़ी सारे लाइंड अप हो चुके हैं। SSC के, SSC MTS, SSC GL भी होने वाले हैं। तो इन एग्जाम को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको करना पड़ेगा रेगुलर प्रैक्टिस का आप कहाँ कर सकते हैं? प्रैक्टिस आप कर सकते हैं सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अनलिमिटेड मॉक है, वहाँ पे आप जरूर प्रैक्टिस करें, और जो भी एनालिसिस वहाँ पे होगा वो भी आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा अपने स्कोर को समझने में। अपनी जो परफॉर्मेंस है कहाँ पे घट रही है, कहाँ पे बढ़ रही है, वो चीज़ों को आपको समझने में वहाँ पे हेल्प होगी, ठीक है। तो सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर जाएं और जो मॉक टेस्ट है वहाँ पे अवेलेबल उसे जरूर लगाएं, ठीक है, SSC का या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इज द थीम ऑफ विच इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल हाल ही में मनाया गया किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? ऑप्शन है A वर्ल्ड ब्राइल डे 2022, विश्व ब्राइल दिवस 2022, प्रवासी भारतीय दिवस 2022, वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2022, विश्व आत्म केंद्रित दिवस 2022, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022। तो सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर C वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2022, विश्व आत्म केंद्रित दिवस 2022। तो ये होता क्या है? ऑटिज्म एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो व्यक्ति का व्यवहार है वो सामान्य से दूसरी तरह का होता है, और ये जो ऑटिज्म जिन्हें होता है वो कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में स्पेशलाइजेशन काफ़ी बढ़िया होती है, बट उनका व्यवहार नॉर्मल से थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक है। तो जो WHO है ये कुछ 7 तरह के दिन बनाता है और एक हफ्ता बनाता है, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसमें से एक वर्ल्ड TB डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड मलेरिया डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड एड्स डे है, और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है। 7 डेज और 1 वीक ये मनाया जाता है WHO के द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी इनमें से एक है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को यह मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम क्या है? इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, जैसा कि इस प्रश्न में था। तो ये कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट किया गया था 18 दिसंबर 2007 को, यानी कि उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेट किया जाएगा 2 अप्रैल को, ठीक है। तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, ऑटिज्म क्या होता है, इसके प्रति लोगों के मन में कुछ दुर्भावना ना आए, इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस, और जो ऑटिज्म के पीड़ित व्यक्ति है उनका इंक्लूजन कैसे किया जाए, इसी के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि by which time the Reserve Bank of India has extended the deadline for banks to implement cassette swap in all ATMs। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सभी ATM में कैसेट स्वैप लागू करने की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? हमारा ऑप्शन है A 31 मार्च 2022, B 31 मार्च 2023, C 1 अप्रैल 2023 या D 30 दिसंबर 2023। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। और तब तक के लिए क्या किया गया है? कैसेट स्वाइप को जो इंप्लीमेंट करने की डेडलाइन थी रिजर्व बैंक द्वारा, उसे
बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की थी कि जो कैसेट स्वाइप है ये अब तक लागू हो जाना चाहिए थे, 31 मार्च 2022 तक लागू हो जाना चाहिए था। बट अब क्या हो गया है, ये डेडलाइन को 31 मार्च 2023 कर दिया गया, क्योंकि बैंकों ने ये डिसाइड किया कि ये इतनी जल्दी इस डेडलाइन पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने एक्सटेंड किया है, ये दूसरी बार एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और पहले भी एक बार एक्सटेंड किया जा चुका था और 31 मार्च 2022 का डेडलाइन था, अब ये डेडलाइन बढ़ा के 2023 का कर दिया गया है। ठीक है, तो कैसेट्स क्या होता है? कैसेट इस तरह का एक डिब्बा होता है जिसमें नोट्स भर के जो है वो एटीएम में डाले जाते हैं। तो एक कैसेट में एक तरह के ही नोट्स होते हैं, जैसे कि 100 रुपीज़ का कैसेट, इसमें सिर्फ 100 रुपये का नोट रहेंगे और इसे इसमें डाल दिया जाएगा। तो कैसेट स्वैप एक तरह का एक मेथड है जिसके तहत जो बैंकों में जो एटीएम की लेन देन है उसमें ऐसी व्यवस्था हो जाएगी 24/7 हमारे एटीएम में कैश अवेलेबल रह पाएंगे। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की थी और इसके डेडलाइन को अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी अगर जरूरत पड़े तो हम जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, वहाँ पे आपको वो प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टाइगर ऑफ ड्रास? द टाइगर ऑफ ड्रास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत, दूसरा ऑप्शन है बी के श्याम प्रसाद एंड ऋचा मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है सी अमिताभ कुमार एंड हिम्मत सिंह शेखावत, चौथा ऑप्शन है डी मीना नायर एंड अमिताभ कुमार। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। जी हाँ, तो इन्होंने लिखी है कौन से बुक? द टाइगर ऑफ ड्रास। तो इसे पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इन इंडिया, जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी है। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। तो किनके ऊपर है? ये है कैप्टन अनुज नायर के ऊपर। कैप्टन अनुज नायर जो कि कारगिल के वार में शहीद हो गए थे और अपने पराक्रम से इन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया था। तो इनकी जर्नी ये 23 साल के ही थे और जो बचपन में ये काफ़ी शर्मीले से थे और वहाँ से लेकर ये एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बने। इनका जो सफ़र है उसी पर ही ये बुक टाइगर ऑफ ड्रास है। ठीक है, हाल ही में एक बुक आई थी शेरशाह, वो भी कारगिल में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित थी और कैप्टन अनुज नायर भी हैं उसी युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाइगर ऑफ ड्रास बुक्स के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको जरूर नोट करें और अपने नोटबुक में सही से इसको मेंशन कर लें, इसके बुक और बुक के ऑथर्स का नाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइडर हैज बिकम द लार्जेस्ट टीडीएस प्लेटफॉर्म विथ रीच ऑफ मोर देन 43 मिलियन हाउस होल्ड्स? कौन सा भारतीय उपग्रह टेलीविजन प्रदाता 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है? हमारा ऑप्शन ए टाटा प्ले, बी एयरटेल, सी D2H या डी डीडी फ्री डिश। सही उत्तर जानते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डीडी फ्री डिश। तो दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश ने इन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। 43 मिलियन हाउस में ये इनकी पहुंच जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये किसकी है? ये प्रसार भारती के। प्रसार भारती टी सर्विस इज द ओनली फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सर्विस वेयर द व्यूअर डज नॉट हैव टू पे एनी मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री, यानी कि किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन इसमें आपको देना नहीं पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन किसी भी तरह का देना इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि एक बार आपके 2000 रुपये आप दे दो। ठीक है, ये डीडी का फ्री डिश सेटअप बॉक्स आप खरीद लो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई भी आपको मंथली पेमेंट इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है और इन्होंने इतनी पहुंच बनाई है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ सैमसंग डाटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एबिटेक IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू स्टार्ट स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर? किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो जान लेंगे सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर के CM कौन है? मणिपुर के CM है एन बिरेन सिंह और इनके ही प्रेजेंस में ये MOU साइन हुआ है किसके लिए? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये स्थित है मणिपुर ओलंपियन पार्क में और यहाँ पे जो होगा वो कि जो भी ओलंपियन रहे मणिपुर के, ठीक है,
उनका जो एक्सपीरियंस है उसको एक डिजिटल फॉर्म में, एक डिजिटल डिस्प्ले के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी ओलंपियन है या जो भी मणिपुर के लिए स्पोर्ट्स में भागीदार हैं वो उन्हें एक तरह का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए एंथोनी हेरेडिया, बी ए बालासुब्रमण्यम, सी सेथुराम अय्यर नीलकंठ या डी चंद्रेश कुमार निगम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंथोनी हेरेडिया। ठीक है, हेरेडिया कौन है? हेरेडिया है वो महिंद्रा मनुलाइफ के अब बन गए हेड और इन्होंने सक्सीड किया है आशुतोष बिश्नोई को। महिंद्रा मनुलाइफ है क्या? ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि महिंद्रा की बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि महिंद्रा की जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं वो इसको हैंडल करती है। कौन? महिंद्रा मनुलाइफ। ठीक है, तो इट एक्ट एज एन इन्वेस्ट मैनेजर ऑफ महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड विच वाज अर्लियर नोन एज महिंद्रा म्यूचुअल फंड। ठीक है, पहला नाम क्या था? महिंद्रा म्यूचुअल फंड, अब नाम क्या हो गया? मनुलाइफ म्यूचुअल फंड। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड इसका नया नाम है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि महिंद्रा म्यूचुअल फंड का नया नाम क्या है। ठीक है, तो हर तरह से सवाल बन सकता है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं करंट अफेयर्स में सवाल पूछने के। एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और डिटेल में समझना है। तो यहाँ पे करंट अफेयर को आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं करंट अफेयर के सेक्शन में सरकारी परीक्षा पे, जहाँ पे आप लगा सकते हैं डेली क्विज करंट अफेयर के। और आपसे क्या होगा, रोज के रोज आपके जो करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो बनते रहेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें सेट होते रहेंगी। कुछ टाइम आपको आधे घंटे 1 घंटे का समय आपको देना है करंट अफेयर्स पे डेली का डेली, और आपके कुछ मार्क्स एग्जाम में सिक्योर होते रहेंगे। एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है और एक मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में हमें करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट में बताइए आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो बेल आइकन को दबाइए और सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ इसी के साथ, एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।